हेलो स्टूडेंट्स। हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने पिछले लेक्चर में क्लासिकल पाथवे को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लेक्टिन पाथवे एंड अल्टरनेटिव पाथवे को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, जब लेक्टिन पाथवे स्टार्ट होता है तो इससे पहले कि हम पाथवे को स्टार्ट कर लें, कुछ जो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज को हम जान लेते हैं। इस पाथवे को मानोज इस पाथवे को जो लेक्टिन पाथवे कहते हैं वो किस बेस पे कहते हैं कि जो लेक्टिन प्रोटीन है वो बाइंड होता है पैथोजन के सरफेस पे मानोज रेजिड्यूज के साथ। जो पैथोजन होते हैं जिस तरह साल्मोनेला है, लिस्टीरिया है और नाइजीरिया, ये बैक्टीरियल पैथोजेंस हैं। और इसके अलावा जो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस है और कैंडिडा अल्बिकान्स हैं, ये फंगल पैथोजेंस हैं। तो इनके सिलवाल में आप लोग देख सकते हैं कि मानोज रेजिड्यूज होते हैं इनके सिलवाल में। देखिए सरफेस पे मानो प्रोटीन है जो मानोज रेजिड्यूज या शुगर्स पे मुश्तमिल होते हैं। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल ये पैथोजन जिस तरह यीस्ट है ये हमारी बॉडी में एंटर होता है, तो ये मानोज रेजिड्यूज जब इम्यून सिस्टम को एक्सपोज हो जाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट का ये लेक्टिन पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। तो हमारे सीरम में लेक्टिन प्रोटीन होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मानोज बाइंडिंग लेक्टिन। यानी मानोज के साथ जब वो बाइंड होते हैं तो इस बेस पे उसको नाम दिया गया है मानोज बाइंडिंग लेक्टिन, उसको कहते हैं, उसको एमबीएल भी कहते हैं एब्रीवेशन या शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा, हम एमबीएल या मानोज बाइंडिंग लेक्टिन जो प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं और उसके साथ फिर जो एसोसिएटेड प्रोटीएजेस हैं जिसको हम सीरीन प्रोटीएजेस कहते हैं उसको भी जानते हैं। ये उसका स्ट्रक्चर है। ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये मानोज बाइंडिंग लेक्टिन है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 400 टू 700 किलो डाल्टन होता है। और ये जो लेक्टिन प्रोटीन है इसके सरफेस पे आप लोग अगर ये डोमेन्स देखें तो इसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट रिकॉग्निशन डोमेन। ये डोमेन्स क्या करते हैं, जो मानो शुगर्स हैं उनको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे ही ये मानो शुगर्स को रिकॉग्नाइज कर देते हैं इनके साथ ये मानोज बाइंडिंग लेक्टिन associated serine protease 1 and mannose binding lectin associated serine protease 2 enzymes अटैच होती हैं। तो इस तरह जैसे ही ये मानोज रेजिड्यूज के साथ बाइंड करता है ये लेक्टिन प्रोटीन, तो ये सीरीन प्रोटीएजेस भी क्या हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। अच्छा, जब सीरीन प्रोटीएजेस एक्टिवेट होती हैं, जैसे एमबीएल जो है मानोज सरफेसेस के साथ बाइंड करता है तो इसके साथ सीरीन प्रोटीएज 1 और सीरीन प्रोटीएज 2 एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जैसे ही सीरीन प्रोटीएजेस एक्टिवेट हो जाते हैं ये क्या करते हैं कि जो C2 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है और C4 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है उनकी ये क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक दूसरा प्रोटीन है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है जिसको फेकोलिन्स कहते हैं। फेकोलिन्स कब एक्टिवेट होते हैं, जब फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया जिनके सिलवाल में मॉडिफाइड शुगर्स होते हैं जिसको हम एनिसिटाइल ग्लूकोजामाइन कहते हैं। जब एनिसिटाइल ग्लूकोजामाइन हमारी बॉडी में आते हैं जिस तरह बैक्टीरियल पैथोजन के सिलवाल में मौजूद होता है, तो फिर उसके साथ फिर फेकोलिन प्रोटीन्स क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एमबीएल या फेकोलिन्स फॉर एग्जांपल जब ये बाइंड करते हैं तो ये एक्टिवेट करते हैं सीरीन प्रोटीएजेस को। अब सीरीन प्रोटीएजेस जो हैं जिसमें सीरीन प्रोटीएज 1 और सीरीन प्रोटीएज 2 होते हैं, तो ये दोनों एंजाइम्स क्या करते हैं कि सीरीन प्रोटीएज 1 जो है ये C2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिसको हम C2b जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होता है एंड C2a जो लार्जर फ्रेगमेंट होता है इसमें डिवाइड करते हैं। और इसी तरह जो सीरीन प्रोटीएज 2 है वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 4 पे एक्ट करके उसको C4a और C4b में कन्वर्ट कर देता है। इसमें जो लार्जर फ्रेगमेंट है उसको हम C4b कहते हैं। तो इस तरह लार्जर फ्रेगमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, इधर से C2a आ जाता है और इधर से C4b आ जाता है। तो ये कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, C3
कन्वर्टेज कहते हैं। अब C3 कन्वर्टेज ये भी जो है एंजाइमेटिक फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसमें ये क्या करता है C3 कन्वर्टेज कि C3 को ये कन्वर्ट करता है C3b और C3a में, ठीक है। अच्छा ये देखें C3 कन्वर्टेज C4b to A पे मुश्तमिल होता है। अब अगर C3 कन्वर्टेज के साथ जो है C3b कंपोनेंट्स मिल जाता है तो ये बनाता है C5 कन्वर्टेज को, जिसमें कौन कौन सी प्रोटीन शामिल होते हैं, C4b 2a एंड 3b शामिल होते हैं। तो ये जो है फिर बनाते हैं C5 कन्वर्टेज। और C5 कन्वर्टेज फिर फर्दर क्या बनाता है, ये फिर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो अब मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखें तो C5p जो है ये फिर C6 ये C7 C8 एंड C9 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को क्या करता है, इकट्ठा कर देता है और इससे क्या बनाता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाता है। यानी इससे पहले भी हमने डिस्कस किया क्लासिकल पाथवे में कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का क्या फंक्शन होता है कि ये पैथोजन के सरफेस या उनके मेम्ब्रेन्स में क्या करते हैं, होल्स बनाते हैं, ठीक है। यानी उनकी ड्रिलिंग करते हैं, उनमें होल्स बनाते हैं। तो इस तरह जो है उनसे आयंस और वाटर जो है, वाटर इनसाइड चला जाता है और उनकी जो आयंस हैं वो बाहर आ जाते हैं। इस तरह उनके सेल्स जो है वो रप्चर हो जाते हैं। ओके, ये हमारा लेक्टिन पाथवे था। अब जो है हम सेकंड पाथवे अल्टरनेटिव पाथवे को डिस्कस करते हैं। तो अल्टरनेटिव पाथवे इस वजह से कहते हैं कि जिस तरह क्लासिकल पाथवे में जो है उसको क्या करते हैं, एंटीबॉडीज, जब एंटीजन एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। तो अल्टरनेटिव को नाम इस बेस पे मिला है कि ये जो है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस के बाद जो है ये पाथवे स्टार्ट नहीं होता, बल्कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के अलावा भी जो है ये पाथवे एक्टिवेट होता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अल्टरनेटिव पाथवे को एक्टिवेट करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट हम स्टिमुलेटर को डिस्कस करते हैं कि वो कौन से स्टिमुलेटर्स हैं जो अल्टरनेटिव पाथवे जिससे स्टार्ट होता है। फर्स्ट उसमें है कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड। ये जो हैं, जो बैक्टीरियल पैथोजेंस वगैरह होते हैं उनके कैप्सूल पे कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, तो ये भी अल्टरनेटिव पाथवे को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन होते हैं, खुसूसन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनके आउटर मेम्ब्रेन में एंडोटॉक्सिन होते हैं। तो एंडोटॉक्सिन भी जब हमारे ब्लड में ये आते हैं तो कॉम्प्लीमेंट का जो अल्टरनेटिव पाथवे है ये एक्टिवेट होता है। अच्छा, इसके अलावा जो हैं जो प्रोपर्डीन प्रोटीन्स हैं, ये भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं। ये जब फॉर एग्जाम्पल किसी पैथोजन के सरफेस पे बाउंड होते हैं या फॉर एग्जाम्पल इवन एक्सपेरिमेंटल जो है उसमें जो प्लेटलेट्स या आरबीसीज वगैरह के सरफेस पे बाउंड होता है, तो ये क्या करते हैं, ये भी अल्टरनेटिव पाथवे को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, प्रोपर्डीन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। अच्छा, इसके अलावा जो है फिर जो आईजीई एंटीबॉडीज हैं या आईजीए एंटीबॉडीज हैं, ये जब कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं यानी आपस में ये एग्रीगेट होते हैं, तो ये भी अल्टरनेटिव पाथवे को स्टिमुलेट करते हैं या एक्टिवेट करते हैं। इसके अलावा जो है लास्ट फैक्टर जो है उसको हम कोब्राविनम फैक्टर कहते हैं। तो कोब्राविनम फैक्टर जो है ये भी अल्टरनेटिव पाथवे को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं या इनिशिएट करते हैं। अच्छा, अब ये साइकिल है अल्टरनेटिव पाथवे का। इसमें फर्स्ट जैसे ही जो है फॉर एग्जाम्पल जो पीछे हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, जैसे ही वो बॉडी में एंटर होते हैं तो इससे क्या होता है कि जो C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है। अच्छा, इससे पहले हमने जो दो पाथवेज पढ़ी हैं उसमें C4 और C2 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन पहले एक्टिवेट होते थे, लेकिन जो अल्टरनेटिव पाथवे है इसमें C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन पहले एक्टिवेट होता है और उसकी क्या होती है, हाइड्रोलिसिस होती है यानी स्प्लिट होता है। तो C3 जो है स्प्लिट होता है, हाइड्रोलिसिस उसकी होती है और ये बनाता है C3 वाटर। C3 वाटर के साथ जो है फिर क्या होता है, फैक्टर बी प्रोटीन्स कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होता है, फैक्टर बी हम उसको कहते हैं, वो अटैच हो जाता है और फैक्टर बी को फर्दर एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए फैक्टर डी उसको क्या कर देता है, स्प्लिट कर देता है। और इस तरह जो है जो फैक्टर बी है वो उसको फैक्टर बी ए और फैक्टर बी बी में कन्वर्ट कर देता है। जो इसका बड़ा पार्ट है वो फैक्टर बी होता है, फैक्टर बी बी होता है। तो ये जो है C3 वाटर के साथ बी बी भी अटैच हो जाता है। अब इसको हम कहते हैं C3 इनिशिएशन कन्वर्टेज कहते हैं, यानी
ये अनस्टेबल होता है और लिमिटेड टाइम के लिए होता है, तो इस वजह से इसको हम C3 इनिशिएशन कन्वर्टेज कहते हैं कि ये क्या करता है, इनिशियली C3 को स्प्लिट करता है। तो ये एंजाइम C3 इनिशिएशन कन्वर्टेज C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को स्प्लिट करता है C3b और C3a में। अच्छा, C3b के साथ फैक्टर बी मिलता है और फैक्टर बी को फर्दर फैक्टर डी दोबारा से क्या करता है, स्प्लिट करता है, और इस तरह जो है C3b और bb जो हैं ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं C3 कन्वर्टेज, क्योंकि ये एंजाइमेटिक फंक्शन परफॉर्म करता है और C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को क्या करता है, डिग्रेड करता है इनटू ए एंड बी पार्ट। तो इस तरह जो है C3 कन्वर्टेज क्या करता है, C3 प्रोटीन की डिग्रेडेशन करता है, उसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करता है। अब अगर इस C3 कन्वर्टेज के साथ C3b एक और C3b अटैच हो जाता है तो वो क्या बनाता है, C3 C3b bb एंड C3b। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम कहते हैं C5 कन्वर्टेज। C5 कन्वर्टेज का क्या फंक्शन होता है कि वो फर्दर C5 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को डिग्रेड करता है इनटू C5a एंड C5b। तो C5a जो है ये तो हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि ये एक्ट करता है एज इन्फ्लेमेटरी एजेंट, मींस कि एनाफाइलोटॉक्सिन की तरह भी एक्ट करता है या कीमोटैक्टिक एजेंट की तरह भी एक्ट करता है। और जो C5b है ये फिर फर्दर क्या करता है, ये मेम्ब्रेन के सरफेस पे जो पैथोजन है उनके मेम्ब्रेन के सरफेस पे अटैच हो जाते हैं और क्या करता है, ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाता है और फर्दर जो है क्या करता है, मेम्ब्रेन में होल्स बना के फिर पैथोजन को किल कर देता है या उनके सेल्स को जो है वो बस्ट कर देता है। अच्छा, इधर एक और पॉइंट जो है, ये जो प्रोपर्डीन प्रोटीन्स हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स ना, ये जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो C3 कन्वर्टेज है या C5 कन्वर्टेज है, इसकी हाफ लाइफ को भी क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यानी मींस के इसको हम पॉजिटिव जो है वो इनिशिएटर कहते हैं कि ये क्या करता है कि इनकी जो हाफ लाइफ होती है, फॉर एग्जांपल अगर 5 मिनट्स हैं तो ये उनको 5 to 10 फोल्ड्स जो है वो उनकी हाफ लाइफ को इंक्रीज कर देता है। प्रोटीन प्रोटीन इनकी हाफ लाइफ को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अच्छा, फिर लास्ट में जो है हम जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की अगर हमारी बॉडी में डिफिशियंसीज आती हैं तो उससे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर C1 C2 या C4 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की डिफिशियंसी हमारी बॉडी में आती है तो इससे क्या होता है कि इम्यून कम्प्लेक्स डिजीज काज होते हैं, जिसमें क्या होता है कि बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पे इम्यून एंटीजन एंटीबॉडी जो इम्यून कम्प्लेक्सेस होती हैं वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती हैं और वो बाइस बनती हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी का। ठीक है, जिससे टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी काज होता है। अगर फॉर एग्जांपल C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की डिफिशियंसी आती है तो इससे हम जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है उनको ससेप्टेबल बन जाते हैं, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है, नाइजीरिया स्पीशीज हैं या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, तो इसको हम क्या हो जाते हैं, ससेप्टेबल बन जाते हैं। अब C5 to C9 अगर ये प्रोटीन यानी जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, अगर इनकी डिफिशियंसी आती है तो क्या होता है कि हम फिर नाइजीरिया गोनोरिया को ससेप्टेबल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर फैक्टर डी या प्रोपर्डीन जो हैं जिसको फैक्टर पी भी कहते हैं, अगर इनकी डिफिशियंसी आती है तो भी हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को या नाइजीरिया वगैरह को जो है वो क्या हो जाते हैं, ससेप्टेबल बन जाते हैं। और लास्ट में अगर फॉर एग्जांपल फैक्टर आई जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, अगर इसकी डिफिशियंसी आती है तो क्या होता है कि ये भी जो है सिमिलर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं C3 डिफिशियंसी की तरह, जिसमें हम जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है इनको क्या हो जाते हैं, ससेप्टेबल हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। बस ये हमारा लेक्चर था। अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज या कमेंट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं और मुझे फीडबैक दे सकते हैं इस पे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।